भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में ना एक तरह का भूचाल आया हुआ है। यूजीसी के कुछ नए इक्विटी नियम आए हैं और उन्होंने एक जोरदार बहस छेड़ दी है। तो सवाल यह है कि क्या ये नियम वाकई में समानता लाएंगे या फिर अनजाने में कैंपस में नई दीवारें खड़ी कर देंगे। चलिए इस बड़े बदलाव की हर परत खोलकर देखते हैं। और देखिए, यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस के एकदम सेंटर में है। एक ऐसा सवाल जो इस बहस के दोनों पक्षों को परेशान कर रहा है, और इसका जवाब हम आज के इस विश्लेषण में तलाशने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी बहस को समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये नियम आखिर है क्या, मतलब इनमें लिखा क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये सिर्फ कोई सलाह या गाइडलाइन नहीं है, ये एक कानून है। और ये सिर्फ कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स पर लागू नहीं होता, बल्कि देश के हर यूजीसी से मान्यता प्राप्त कैंपस को इसे मानना ही होगा। ये 2012 के जो पुराने नियम थे ना, उनकी जगह ले रहे हैं, और इनका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। अच्छा, तो जमीन पर इसका मतलब क्या हुआ? इन नियमों के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को असल में क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये सिर्फ कुछ नए नाम नहीं है, ये असली शक्तियों वाली बॉडीज हैं। समान अवसर केंद्र नीतियां बनाएंगी, इक्विटी कमेटियां शिकायतों की जांच करेंगी, और तो और इक्विटी स्क्वाड जैसे नए निकायों को भी अधिकार दिए जाएंगे। ये कैंपस चलाने के तरीके में एक बहुत ही बड़ा फंडामेंटल बदलाव है। और बात सिर्फ नए स्ट्रक्चर बनाने की नहीं है, हर संस्थान को एक 24/7 हेल्पलाइन शुरू करनी होगी। सोचिए, ये सिर्फ एक फोन नंबर नहीं है, बल्कि उन छात्रों के लिए एक जीवन रेखा की तरह है जिन्हें लगता है कि उनके पास मदद के लिए कोई और रास्ता नहीं है। आइडिया ये है कि मदद हमेशा बस एक कॉल की दूरी पर होनी चाहिए, चाहे दिन हो या रात। इस पूरी प्रक्रिया को भी ना बहुत सख्त टाइमलाइन में बांधा गया है। मतलब शिकायत के 24 घंटे के अंदर कमेटी को बैठना ही होगा, 15 वर्किंग डेज में जांच पूरी करनी होगी, और 30 दिन के अंदर अंदर फाइनल फैसला देना होगा। इसमें अपील का ऑप्शन भी शामिल है। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े और इतने सख्त नियमों के पीछे का तर्क क्या है? जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, वो इसे एक ऐतिहासिक कदम क्यों मान रहे हैं? आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, समर्थकों के लिए लक्ष्य बिल्कुल साफ है। कैंपस को हर एक छात्र के लिए एक सुरक्षित जगह बनाना, और ये सुनिश्चित करना कि अगर किसी के साथ भी भेदभाव होता है तो संस्था उसकी बात सुनेगी और एक्शन भी लेगी। समर्थकों का तर्क है कि ये किसी के खिलाफ भेदभाव करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन ऐतिहासिक और सिस्टमैटिक असमानताओं को ठीक करने की एक कोशिश है जो आज भी हमारे कैंपस में मौजूद हैं। उनका मानना है कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे छात्रों की जो दुखद मौतें हुईं, जो कथित तौर पर जाति आधारित भेदभाव से जुड़ी थीं, वो इस बात का सबूत है कि एक मजबूत कानूनी ढांचे की सख्त जरूरत है। ये नियम पीढ़ियों को एक आवाज देंगे और यूनिवर्सिटी प्रशासन को जवाबदेह बनाएंगे। लेकिन जैसा कि हर बड़े बदलाव के साथ होता है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो उतना ही मुखर है। इन नियमों का कड़ा विरोध भी हो रहा है, और आलोचकों को इसके गंभीर नकारात्मक परिणामों का डर है। आलोचकों की जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि ये नियम कैंपस को जोड़ने की बजाय और ज्यादा बांट सकते हैं। उन्हें इस बात का डर है कि इससे एक ऐसा माहौल बनेगा जहां गैर आरक्षित छात्रों को शक की नजर से देखा जाएगा। आलोचकों का यह भी तर्क है कि ये नियम खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ये किसी को बिना किसी सबूत के सिर्फ उनके जन्म के आधार पर एक उत्पीड़क के तौर पर लेबल कर सकते हैं, जो कि न्याय के मूल सिद्धांतों के ही खिलाफ है। तो ये स्लाइड इस पूरी बहस के दो ध्रुवों को बिल्कुल आमने सामने रखती है। जहां एक तरफ समर्थक इन नियमों में जवाबदेही और सुरक्षा देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ आलोचकों को डर है कि इससे डर और रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का एक नया माहौल बन जाएगा। आलोचकों ने कई ठोस चिंताएं भी उठाई हैं, जैसे भेदभाव की परिभाषा इतनी अस्पष्ट है कि किसी संवेदनशील विषय पर एक अकादमिक बहस को भी भेदभाव का आरोप लगाकर निशाना बनाया जा सकता है। उन्हें डर है कि इक्विटी स्क्वाड एक तरह की कैंपस पुलिस बन सकते हैं जो अकादमिक आजादी को खत्म कर देगी। और सबसे बड़ी चिंताओं में से एक ये है कि झूठी शिकायतें करने वालों के लिए सजा का कोई साफ प्रावधान नहीं है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो चलिए अब इस बहस के अंतिम और शायद सबसे जरूरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन नियमों का यूनिवर्सिटी के शासन और कैंपस के ओवरऑल